हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सिलेक्शन पॉइंट में। तो कंपटीशन में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में जो फॉर्मूले यूज होते हैं उन पे जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये उसका आज तीसरा और लास्ट पार्ट है। और ये वाला पार्ट हमारा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इसमें हमने एडवांस मैथ वाले फॉर्मूले को लिया है। ठीक है, इसी के साथ एक और जो नई चीज़ हमने ऐड की है वो ये है कि इस वीडियो के लास्ट में हमने क्वेश्चन मालूम किया है, तो देखते हैं आप उसका जवाब दे पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो आइए आज जो एडवांस मैथ के फॉर्मूले हमने लिए हैं उनकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, एडवांस मैथ में सबसे पहले देख लेते हैं द्विघात समीकरण को। ठीक है, इसका जो स्टैंडर्ड रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। अब इसके जैसी जो समीकरण होती है उसमें अगर हमें x की वैल्यू निकालनी हो तो x बराबर होता है हमारा -b + (√b² - 4ac/2a। ठीक है, इसमें प्लस माइनस का क्या मतलब है कि इसमें दो मान निकलते हैं। मतलब जो भी आपकी समीकरण, जैसे द्विघात समीकरण है तो इसमें x के मान निकलेंगे 2। अगर आपकी तीन घात वाली समीकरण होगी तो उसमें मान निकलेंगे 3। इसी तरह x की जितनी वैल्यू होगी उसमें उतने मान निकलते हैं। ठीक है, इसमें कितनी है, इसकी x की वैल्यू 2 है, मतलब इसमें x की पावर 2 है, तो 2 मान निकलेंगे। एक बार प्लस कर लेंगे और एक बार माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब अगर इसी समीकरण के मूलों का योग की बात करें, ठीक है, मूल मान लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये होता है -b/a। ठीक है, इस समीकरण के मूलों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, -b/a। अब अगर इसी तरह मूलों का गुणनफल ज्ञात करने की बात हो तो ये होता है हमारा अल्फ़ा बीटा और ये होता है c/a। ठीक है, यानी द्विघात समीकरण हो गई। ये इसका x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है -b + (√b² - 4ac/2a। मूलों का योगफल ये हो गया और मूलों का गुणनफल ये हो गया। ठीक है, अब द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति की बात करें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, d का मान निकालना होता है। ठीक है, तो d क्या होता है, d होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, मतलब समीकरण की तुलना करेंगे किससे, ax² + bx + c से, यानी जिस भी समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होगी उसकी हम इस वाली समीकरण से तुलना करेंगे, उससे हमें a b c के मान पता चल जाएंगे। फिर इस वाली समीकरण में रख के हमें d का मान पता चल जाएगा। अब d के मान से हमें पता चलता है कि मूलों की प्रकृति कैसी है। सबसे पहले नंबर 1, यदि हमारा d बड़ा है 0 से, यानी d का जो मान आया है वो 0 से बड़ा है तथा वर्ग है। ठीक है, तो हमारे मूल कैसे होंगे, तो हमारे मूलों की जो प्रकृति होगी वो होगी, वे वास्तविक होंगे, असमान होंगे तथा परिमेय होंगे। ठीक है, अगर d का मान 0 से बड़ा और वर्ग हो, ठीक है, जैसे हमारा 16 आ जाए, 4 आ जाए, 25 आ जाए, इस तरह के कोई मान हो तो क्या होगा, मूल वास्तविक, असमान और परिमेय होंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं यदि d जो है वो 0 से बड़ा हो और वर्ग नहीं हो। ठीक है, 0 से बड़ा हो और वर्ग नहीं हो तो मूल कैसे होंगे, मूल हमारे वास्तविक होंगे, असमान होंगे और अपरिमेय होंगे। ठीक है, ये दो चीज़ें सेम है, खाली क्या है, पहले परिमेय थे, अब क्या होंगे, अपरिमेय। ठीक है, अब तीसरे नंबर पे आते हैं, यदि d का मान हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, अगर d का मान हमारा 0 है तो क्या होंगे, मूल हमारे वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, वास्तविक और समान होंगे। जो हमारा लास्ट है वो है अगर d का मान 0 से छोटा हो। इसका मतलब क्या होगा, अगर d हमारा नेगेटिव में होगा तो हमारे मूल कैसे होंगे, मूल हमारे अवास्तविक तथा असमान होंगे। ठीक है, एक नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, समीकरण दे दी जाएगी तो आपको क्या करना है, इस वाली समीकरण जो स्टैंडर्ड समीकरण है उससे उसकी तुलना करेंगे, ए बी सी के मान निकालेंगे और फिर देख लेंगे डी का किस वाले उसमें फिट हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों एडवांस मैथ में ज्यामिति का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन फैक्ट हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे हमारी सरल रेखा है, ठीक है, तो सरल रेखा पे जो भी हमारे कोण बनते हैं, जैसे ये अल्फ़ा मान लें, ये बीटा मान लें, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमेशा कितना होगा, 180 अंश, यानी एक रेखा पे जो कोण बनेंगे उनका योग कितना होगा, 180। अब मान लीजिए यहाँ पे एक कोण हो और बन जाए, ठीक है, यानी ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा हो जाए तो हमारा अब भी क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर अब भी 180
80 होगा। ठीक है, यानी इस रेखा पे कितने भी कोण बन जाएं, ठीक है, इन सब का योग क्या होगा, इन सब का कोणों का योग हमेशा 180 होगा। ठीक है, दूसरी हम बात करते हैं कि जैसे हमारी अगर दो सरल रेखा एक दूसरे को विभाजित करें, ठीक है, दो सरल रेखा एक दूसरे को काटें तो हमारे क्या बनते हैं, नए कोणों इस तरह से बनेंगे। तो ये हमारा इसे 1 2 3 4 इस तरह से लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर इस तरह से हमारे दो रेखा विभाजित करेंगे तो इसमें कोण क्या होंगे, हमारा कोण 1 हमेशा कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 जो है वो हमेशा कोण 4 के बराबर होगा। ठीक है, इसे याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा यूज होता है ये। तीसरे नंबर पे बात करते हैं, जैसे कि हमारी ये दो रेखा हैं, ठीक है, दो सरल रेखा हैं और इसमें क्या है, हमारी दोनों रेखा, इसे ए बी का नाम दे देते हैं और इसे सी डी का। ठीक है, यदि हमारी ए बी रेखा सी डी के समांतर है, ठीक है, ए बी किसके समांतर है, सी डी के, और इसे कोई तिर्यक रेखा काटे, ठीक है, हमारी क्या माना हमने इसमें कि ए बी और सी डी एक दोनों समांतर रेखा हैं और इसे कोई तिर्यक रेखा काट रही है एल, तो इसके हम कोणों के नाम देते हैं पहले 1 3 4 2 5 6 7 8। ठीक है, तो इसमें जो कोण हमारे बराबर होंगे, जैसे कि पिछले वाले में हमने देखा था, तो कोण 1 बराबर कोण 2 के हुआ था। ठीक है, इसी तरह एक कोण 5 और कोण 6 के बराबर भी होगा और इसी तरह हमारा कोण 3 बराबर होगा कोण 4 के और ये बराबर होगा हमारा कोण 7 और बराबर कोण 8 के। ठीक है, अब बात करते हैं त्रिभुज में। यदि हमारा त्रिभुज है, ठीक है, ये वाला कोण जो होगा, इसके 3 कोण हैं, 1 2 3 और ये हमारा 4। ठीक है, इसे कहते हैं बहिष्कोण। तो बहिष्कोण प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कोण 4 बराबर हमेशा किसके होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 के। ठीक है, किसके बराबर होगा, कोण 1 प्लस कोण 2 के। अब कैसे होता है ये देख लीजिए, ये है त्रिभुज और आप जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, और अभी एक चीज़ क्या बताई थी कि सरल रेखा के कोणों का योग कितना होता है, ये भी हमारा हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है, अब इसमें से हम ये घटा दें तो कितना होगा, कोण 3 से कोण 3 कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, कोण 1 प्लस कोण 2 माइनस कोण 4 बराबर 0 या कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, ये हमारी बहिष्कोण प्रमेय से हो जाता है। अब यहाँ पे हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, अब बी सी के समांतर एक रेखा इसमें कहीं पे भी हम खींच लेते हैं डी और ई। ठीक है, एक रेखा क्या खींच ली हमने, डी ई, यानी डी जो समांतर है हमारे, समांतर है किसके, बी सी के। तो इसमें हमारा क्या बनेगा, ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई सी, या ये भी बन जाएगा ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए। काफ़ी महत्वपूर्ण अनुपात हैं इस पर, आपको अगर एसएससी में बैठना है, सीजीएल में या 10+2 या सीपीओ वगैरह में, तो इस पर एक सवाल आपको पक्का मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ एक चीज़ और है हमारा, जैसे हमारा ये त्रिभुज है ए बी सी और वो बोल दे कि ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, यानी ए बी बराबर किसके है, ए सी के। तो क्या होता है, कोण बी बराबर कोण सी होगा। या इसे रिवर्स भी कर लें, अगर हमारे किसी त्रिभुज में दे दे कि कोण बी बराबर कोण सी के है, तो हमारी सामने वाली भुजा बराबर होगी, यानी कोण के सामने की भुजा बराबर होंगी अगर हमारे कोण जो हैं वो बराबर हैं तो। अब बात करते हैं त्रिभुज की। ठीक है, पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, इनके क्षेत्रफल वगैरह की बात की थी। अब क्या करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे कि जो ज्यामिति में यूज होती हैं। ठीक है, तो त्रिभुज हमारा है, ठीक है, ए बी सी। तो एक चीज़ हमारी क्लियर होती है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है, 180 अंश। यानी कोई भी त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा, 180 अंश होगा। ठीक है, अब त्रिभुजों में बात आ जाती है हमारी सर्वांगसम त्रिभुज की। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुज जैसे नाम से स्पष्ट है, सर्वांगसम यानी इसकी सभी चीज़ें बराबर होती हैं, वो क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुज। ठीक है, ये कब होता है, जब दोनों का आकार क्या हो, समान हो। दोनों त्रिभुजों का, हम दो त्रिभुजों की बात करेंगे कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो सर्वांगसम होने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, आकार समान होता है। ठीक है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे आकार समान है या नहीं, तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, या तो दो भुजा या एक कोण बराबर हो। ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा अगर ऐसा है तो, या फिर अगर ये नहीं है तो हमें क्या पता होना चाहिए कि दो कोण
और एक भुजा बराबर है, ठीक है। या फिर हमें क्या पता होना चाहिए कि तीनों भुजा बराबर है, ठीक है। जब तीनों भुजा बराबर होंगी तो भी हमारा क्या होगा, वो सर्वांग। यानी इन तीन में से कोई एक भी कंडीशन अगर हमें पता है तो हम क्या बता सकते हैं कि हमारे जो दो त्रिभुज दिए हुए हैं वो हमारे क्या हैं, सर्वांगसम हैं या नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं समरूप त्रिभुज की, ठीक है। समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज में और सर्वांगसम त्रिभुज में क्या अंतर है कि समरूप का मतलब उनका देखने में वे एक से होंगे, ठीक है। देखने में एक से होंगे मगर जरूरी नहीं है बराबर हो, आकार बराबर हो, इतना ही अंतर होता है। तो समरूप में क्या होता है, जब संगत कोण बराबर होते हैं तो वो क्या होता है, समरूप त्रिभुज होता है। जैसे हमारा ये है ए बी सी और ये है पी क्यू आर, तो समरूप होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। एक और ख़ास चीज़ क्या है कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज, जितने भी हमारे सर्वांगसम त्रिभुज हैं, हमेशा जब भी बात होगी दो त्रिभुज की होगी, ठीक है। तो अगर सभी सर्वांगसम त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं, ठीक है। परंतु सभी समरूप त्रिभुज सर्वांगसम नहीं होते, ठीक है। इस चीज़ को खास ख्याल रखेंगे इस लाइन का। अब अगर त्रिभुज की प्रकृति की बात करें भुजाओं के आधार पर, तो हमारे त्रिभुज कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। दूसरा होता है हमारा समद्विबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होगा, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, समद्विबाहु अर्थात कोई भी दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा तीसरा आता है विषमबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, हमारी तीनों भुजाएं असमान होती हैं, ठीक है। तो हमारे तीन तरह के होते हैं अगर भुजाओं के आधार पर बात करें, तो समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। अब यदि कोण के आधार पर त्रिभुज की बात करें तो भी हमारे तीन तरह के त्रिभुज होते हैं, ठीक है। नंबर एक, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक कोण 90 अंश का होता है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे तीसरे नंबर का अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, कोई एक कोण, ठीक है, त्रिभुज का कोई एक कोण 90 से 180 अंश के बीच का होता है, ठीक है। तो तीन तरह के होते हैं हमारे, भुजा के आधार पर भी और कोण के आधार पर भी। कोण के आधार पर न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, ठीक है। तो जैसे कि पहले ही बताया कि साथ में अपने नोट्स बनाते हुए चलें। ये तीनों जो हमारे वीडियो हैं, इससे पहले 2 और आ चुके हैं इस वाले उसके, तो इन्हें खास ख्याल रखें। अगर आपने ये तीनों वीडियो सही से लिख लिए अपने पास और याद कर लिए तो समझिए आपका गणित का आधा काम हो गया इन चीज़ से। अब बात करते हैं माध्यिका की, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाली चीज़। तो माध्यिका हमारी क्या होती है कि भुजाओं के मध्य बिंदु से, ठीक है, भुजाओं के मध्य बिंदु से शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या होती है, माध्यिका होती है, ठीक है। तो यानी BC का मध्य बिंदु है ये,
ठीक है, इसे हम डी लिख लेते हैं और डी से ए को जो मिलाएंगे ये रेखा हमारी क्या होगी, माध्यिका। ठीक है, इसी तरह इधर ये यहाँ पे मिलेगी, इसे ई का नाम देते हैं, यहाँ पे भी ये बराबर होंगे और इसी तरह यहाँ पे ये वाली मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह क्या हुआ, इसका मतलब कि भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा हमारी माध्यिका कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारे इसमें हमारे 3 त्रिभुज बन जाते हैं और ये तीनों त्रिभुज हमारे क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। त्रिभुज ए बी जी, इसको जी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जी क्या है, अभी जी के बारे में बताएंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए बी जी बराबर किसके होगा, त्रिभुज बी सी जी, और बराबर किसके होगा, त्रिभुज ए सी जी। ठीक है, अब जी आया तो जी की क्या बात है, जी बराबर क्या होता है, जी को बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। ठीक है, गुरुत्व केंद्र क्या होता है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु। ठीक है, माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या कहलाता है, गुरुत्व केंद्र। और जो गुरुत्व केंद्र होता है, गुरुत्व केंद्र, ये हमारा गुरुत्व केंद्र है। गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है कि गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। अर्थात हमारा क्या होगा, ए जी अपॉन जी डी बराबर बी जी अपॉन जी बराबर सी जी अपॉन जी एफ। ये हमारे सब क्या होंगे, 2/1 या 2:1। ठीक है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। अब गुरुत्व केंद्र के बाद बात आती है अंतः केंद्र की। तो अंतः केंद्र क्या होता है कि हमारे कोणों के अर्धक। ठीक है, कोणों के अर्धक, त्रिभुज के कोणों के अर्धक जिस बिंदु पे मिलते हैं वो हमारा क्या होता है, उसे हम कहते हैं केंद्रक, अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, यानी अंतः कोणों को समद्विभाजित करने वाली रेखा जिस बिंदु पर मिलती है उसे अंतः केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, इसको भी उसी तरह लिखेंगे, ये डी हो जाएगा हमारा, ये ई, ये एफ, और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। बी डी अपॉन डी सी बराबर ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो दोस्तों गुरुत्व केंद्र और अंतः केंद्र के बाद बारी आती है परिकेंद्र की। तो परिकेंद्र में क्या होता है कि त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से, ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से हम लंब उठाते हैं। ठीक है, ये लंब जिस बिंदु पर कटते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परिकेंद्र। ठीक है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से लंब उठाते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे बिंदु मिलते हैं, तीनों रेखा मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं, परिकेंद्र। फिर से देख लीजिए एक बार, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से खींची गई रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है हमारा, इसे ओ से डिनोट करते हैं, ए ओ बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, यानी हमेशा ये वाली दूरी जो रहेंगी ये हमारी बराबर रहेंगी। ठीक है दोस्तों, इन तीनों के बाद बारी आती है लंब केंद्र की। ठीक है, तो लंब केंद्र में क्या होता है कि हम शीर्ष से सम्मुख भुजा पे लंब डालते हैं। ठीक है, जैसे ए से हमने बी सी पे लंब डाला, बी से किस पे डालेंगे, ए सी पे लंब डालेंगे, और इसी तरह हम सी से किस पे लंब डालेंगे, ए बी पर। ठीक है, तो जहाँ पे बिंदु हमारा कटान होता है उसे हम क्या कहते हैं, लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष से
सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब जिस बिंदु पर मिलते हैं या काटते हैं उसे उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, सिर्फ उस त्रिभुज के शीर्ष से हम इस पे लंब डालेंगे, यानी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जो लंब डाले हैं, जैसे इससे इस पे, इससे इस पे और इससे इस पे जो भी डाले गए हैं, जहाँ पे वे कटान करते हैं उसे क्या कहते हैं? उस त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इन चारों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, इनमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इन्हें खास ख्याल रखें क्योंकि इन पे सवाल आने की संभावना पूरी रहती है कि हर बार इन पे कम से कम 1 या 2 या ज़्यादा और क्वेश्चन आते जरूर हैं। ठीक है, इन्हें चारों को सही से याद करेंगे। तो दोस्तों, अब वृत्त की कुछ प्रॉपर्टी जान लेते हैं। तो इसमें क्या है? हमारा नंबर 1, समान जीवा पर बने कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समान जीवा पर बने कोण बराबर होते हैं, यानी इस तरह से जैसे हमारी एक जीवा है और इससे हम जितने भी कोण बनाए वो हमेशा बराबर होंगे। ठीक है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, यहाँ से अगला कोण उठा देंगे वो भी हमारा थीटा ही होगा, ये भी हमारा थीटा ही होगा। इसका मतलब क्या है? अगर ये 60 है तो सारे कोण कितने के होंगे? 60 अंश के होंगे। मतलब एक जीवा पर बने हुए जितने भी कोण होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि अगर किसी जीवा से केंद्र पे जो कोण बना हुआ है वो परिधि पर बने कोण का दुगुना होता है। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हैं? केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, तो अगर हमारी एक ही जीवा से केंद्र पे भी कोण बनना हो और परिधि पे भी बनना हो तो जो हमारा परिधि का कोण होगा वो हमारे केंद्र के कोण से आधा होगा, या फिर कह सकते हैं कि केंद्र का कोण परिधि के कोण का दोगुना होगा। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि ये हमारा केंद्र है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यानी हम जो हमारा केंद्र है उससे हम जीवा पे लंब डालेंगे तो वो क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, यानी ये दोनों हिस्से बराबर होंगे। जैसे हमारे यहाँ पे जीवा हो, इस पे हम लंब डाल दें तो ये इसे भी समद्विभाजित करेगा। ठीक है, नंबर 4 है हमारा अर्धवृत्त में बना कोण समकोण अर्थात 90 अंश का होता है। ठीक है, तो हमारे अर्धवृत्त में अगर कोण बना है तो वो हमेशा कितने का होगा? 90 अंश का होगा हमेशा। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ बना लेंगे तो भी ये 90 अंश का ही होगा। ठीक है, ये जितने भी चीज़ें आप चाहें तो इन्हें घर पे प्रकार और पैमाना या चांदा जो भी होता है उससे आप नाप के देखेंगे तो ये हमेशा सिद्ध होंगे। ठीक है, नंबर 5 पे बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज की। चक्रीय चतुर्भुज की चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसकी चारों जो हमारे ये हैं किनारे वो हमारे वृत्त की परिधि से टच होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है? हमारा कोण A प्लस कोण C बराबर 180 अंश, कोण B प्लस कोण D बराबर भी 180 अंश। मतलब हमारे सम्मुख कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है, A के सामने क्या है? C, तो A प्लस C बराबर 180, इसी तरह B प्लस D बराबर भी 180 अंश। ठीक है, छठी कंडीशन में क्या है कि अगर हमारी PT एक स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है PT, तो हमारे क्या होते हैं? इस तरह से होंगे कि ये वाला जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा और जो ये वाला कोण होगा वो इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, कोण थीटा बराबर कोण थीटा और कोण अल्फा बराबर कोण अल्फा। ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, इस वाले को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं 7वीं प्रॉपर्टी की। तो जैसे अगर हमारे किसी वृत्त में दो रेखा इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, जैसे AB और CD है यहाँ पर, तो क्या होगा? हमारा त्रिभुज AOC
समरूप होगा हमारे किसके, त्रिभुज डी ओ बी के। ये वाला निशान किसका है हमारा, समरूप का। और ये वाला निशान हमारा होता है सर्वांग सम का, ठीक है। और इसमें और क्या होगा, ए ओ बराबर ओ डी बराबर ए सी बटे बी डी बराबर ओ सी बटे ओ बी, ठीक है। ये वाला ये याद रखेंगे इसका। इसके अलावा इसमें हमारा क्या है, 8वें नंबर की जो प्रॉपर्टी है इसमें क्या है, पी टी एक स्पर्श रेखा है और पी बी क्या है, एक छेदक रेखा है। तो इस पर भी एक सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। तो इसमें हमारा क्या होता है, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पी बी, पी टी स्क्वायर बराबर पी ए गुणा पी बी, ठीक है। तो दोस्तों एडवांस मैथ में निर्देशांक ज्यामिति का भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, ठीक है। तो निर्देशांक ज्यामिति हमारी कहाँ शुरू होती है, एक्स एक्स और बाई एक्स से, ठीक है। ये वाला हमारा एक्स एक्स कहलाता है और ये वाला बाई एक्स। इधर एक्स एक्स का प्लस होता है और इधर एक्स एक्स का माइनस। इधर बाई एक्स का हमारा प्लस और इधर बाई एक्स का हमारा माइनस। इन वाले बिंदु को हम कहते हैं 0 0, ठीक है। यहाँ पे एक्स का भी 0 और बाई का भी 0, इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु, ठीक है। अब ये समझिए जैसे हम इस पे गए 3 गए और इस पे कितना 2, तो ये वाला जो हमारा बिंदु होगा इसके निर्देशांक कितने होंगे, 3,2, ठीक है। हमेशा पहले एक्स का लिखा जाता है और फिर बाई का, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं इसके जो इसकी प्रॉपर्टी जो हमारे निर्देशांक ज्यामिति में। इसमें क्या है, सबसे पहले बिंदु x1, y1 तथा x2, y2 के बीच की दूरी, मतलब इसमें अगर आपको 2 बिंदु दिए हुए हैं तो इनके बीच की दूरी हम d कैसे निकालेंगे, d बराबर होता है अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। के बाद निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन की बात करें तो 2 तरह के विभाजन होते हैं, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन, ठीक है। इसमें क्या है, रेखा को m/n में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक, ठीक है। यदि कोई रेखा को m/n में बांटता है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे, अगर अंतः विभाजन है, ठीक है। अंतः विभाजन में क्या होगा, x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और y बराबर हो जाएगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। ये हमारा अंतः विभाजन में है। और जब बाह्य विभाजन की बात करेंगे तो बाह्य विभाजन में हमारा x बराबर mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। कितना अंतर है, अंतः विभाजन में प्लस होता है और बाह्य विभाजन में माइनस हो जाता है, ठीक है। y बराबर होगा m/2 माइनस n/1 अपॉन m माइनस n, ठीक है। ये अंतः विभाजन का और ये बाह्य विभाजन का। इसके बाद दोस्तों बात करें मध्य बिंदु के निर्देशांक की, ठीक है। मध्य बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो ये हमारा होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2, x बराबर और y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। यानी हमारा मध्य बिंदु का x y हो तो x ऐसे निकलेगा और y इस तरह से निकलेगा, ठीक है। अब अगर गुरुत्व केंद्र की बात करें तो गुरुत्व केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं हमारे, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ठीक है। y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3, ठीक है। इसमें 2 थे तो बटे में 2 हुआ और इसमें 3 थे तो बटे में 3 हो गया, ठीक है। इससे याद करने में आसानी रहेगी। इसके बाद करते हैं अंतः केंद्र के निर्देशांक। अंतः केंद्र के निर्देशांक ये भी सिंपल है, इसे लिख लेंगे ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ए बी सी क्या होते हैं, जैसे हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी है तो ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी, ठीक है। पिछले वीडियो में भी इसके बारे में बता चुके हैं। तो ये हमारा x बराबर हो जाएगा और इसी तरह y बराबर हमारा क्या होगा, a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 बटे a प्लस b प्लस c, ठीक है। इससे हमारे अंतः केंद्र के निर्देशांक निकलेंगे। अब यदि निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो डेल्टा बराबर होता है 1/2
x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 और प्लस x3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2। ठीक है, ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसके बाद हमारा क्या है, रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी, हमारी स्टैंडर्ड समीकरण होती है रेखा की। ठीक है, कि प्रवणता या ढाल की बात करें, ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की ढाल की बात करें तो m बराबर होगा माइनस a अपॉन बी। ठीक है, इसे m से डिनोट करते हैं। यदि दो रेखा समांतर हैं, दो रेखा समांतर हैं तो उनमें क्या होगा, m1 बराबर m2, यानी उन दोनों की ढाल क्या होगी, प्रवणता क्या होगी, बराबर होगी, m1 बराबर m2। यदि दो रेखा लंब है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, m1 इंटू m2, तो दोनों की हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1। दोनों रेखाओं की प्रवणता की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -1। इसका मतलब क्या है, दोनों रेखाएं लंब है। दोस्तों इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि बिंदु x1, y1 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, मतलब उसमें अलग से समीकरण दी हुई होगी, इसमें तो हमने स्टैंडर्ड वाली फॉर्म ली है। बिंदु x1, y1 से रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी की दूरी। ठीक है, तो ये हमारी कितनी होती है, ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूरी की बात है तो हमेशा किस में आएगी, प्लस में आएगी। ठीक है, अब यदि दो रेखाओं के बीच का कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, दो रेखाओं के बीच का कोण इससे ज्ञात करेंगे। अब बात करते हैं रेखाओं के समीकरण की। ठीक है, तो हमारे क्या होता है, बाई माइनस बाई 1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। m बराबर क्या होता है, m बराबर एक हमारा था सिंपल, अभी हमने बताया था माइनस a अपॉन बी। ठीक है, या m बराबर हमारा tan थीटा भी है, या फिर m बराबर बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, एक रेखा का समीकरण ये है। एक क्या होता है, बाई बराबर mx प्लस सी। ठीक है, एक होता है हमारा x अपॉन ए प्लस बाई अपॉन बी बराबर 1। ठीक है, एक हमारा होता है बाई बराबर सी। ये कब होता है, जब x अक्ष के समांतर हो रेखा, x अक्ष के समांतर होगी रेखा तो क्या होगा, बाई बराबर सी। और x बराबर k कब होता है हमारा, जब बाई अक्ष के समांतर हो। ठीक है, x अक्ष के समांतर है तो बाई बराबर सी, और बाई अक्ष के समांतर है तो x बराबर k। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारा ये 3 वीडियो का जो पूरा सेशन था हमारा, सभी फॉर्मूले वाला, कंपटीशन एग्जाम में जो भी फॉर्मूले पूछे आते हैं उनका ये हमारा पूरा हुआ। इसी के साथ इस वीडियो के लास्ट में एक जो क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कौन बता पाएंगे। अगर आप सक्षम हैं बताने में तो अपना जवाब व्हाट्सएप कीजिए। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, तो हम जो क्वेश्चन है हमारा, अगर आपने सही से देखा है तो बता पाएंगे कि यदि एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की सबसे लंबी जीवा की लंबाई क्या होगी। देखते हैं कौन कौन जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अपना जवाब हमें व्हाट्सएप कर दीजिए।